हम्म। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। और कवि का परिचय भी पढ़े थे, उनका साहित्यिक योगदान ये सब भी पढ़े थे, कविता का सारांश भी पढ़ लिए थे। लास्ट में आप बोले थे कि सर कल करेंगे, तो कविता का सारांश छोटा सा मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हम्म। ठीक है ना, यहीं से शुरुआत करते हैं, पृष्ठ संख्या 17 से। तो कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन अपनी कविता हम अनिकेतन में कहते हैं कि हम तो अनिकेतन हैं, अर्थात हमारा कोई घर बार आसरा नहीं है। हम तो स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप में घूमने फिरने वाले, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले रमते जोगी हैं, अर्थात हम जैसे लोगों का कोई घर द्वार देश नहीं होता है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा तो क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो घुमक्कर है, जहां पर खाना मिला खा लिए, जहां सोने को मिला वहां सो गए। हमने अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं किया है। हमने तो देखा है कि लोग जो भी अपने लिए संग्रह करते हैं या अपने लिए कुछ जुटाते हैं, वो दूसरों का हक मार करके ही जुटाते हैं, या दूसरों से दुश्मनी लेकर ही ऐसा करते हैं, या दूसरों को तकलीफ देकर भी ऐसा करते हैं। तो कवि कहते हैं कि अपना अब तक का जीवन यूं ही घूमते फिरते व्यतीत कर दिया है, अतः जीवन के शेष बचे समय में हम जीवन का क्या तरीका सीख पाएंगे। बाकी बचे हुए जीवन जीने के लिए हमें किसी नए तरीके को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने हाथों से मिट्टी कंकड़ चुनकर घर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि हमें घर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अंकित जी। अंकित अंकित ये बताइए कि अनिकेतन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मतलब सर जो, मतलब जो जिसका कोई मतलब दिशा ना हो। नहीं, दिशा नहीं हो तो मतलब दिग्भ्रमित हो गया, जिसका दिशा नहीं हो तो दिग्भ्रमित हो गया। मतलब बेघर जैसे घर बार ना हाँ, हो क्या? घर बार नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ठीक है, हाँ। उसी को कहते हैं अनिकेतन। आगे कवि कहते हैं कि न हमने अपने जीवन में इस संसार के महलों का वैभव, झोपड़ियों की गरीबी तथा जीवन की आनंद क्रीड़ाओं को बहुत देखा है। अब किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा है। मतलब कवि जो है ना, इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ जो हूँ, अपन अपना मतलब कबीरपंथी, कबीरदास क्या थे, घुमक्कर थे। ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं था, या फकीरी वाला जो चीज है, फकीर फकीर जैसा। तो दुनिया के इस वैभव को प्राप्त करने की लालसा भी अब उसमें नहीं रहे। तो कवि कहते हैं कि अभी तक का जीवन इधर उधर भटकते भटकते निकल गया, शेष बचे हुए जीवन में अब क्या खाक घर बनाएंगे। हमने देखा है कि जो लोग सुख के लिए भवन बनाते हैं, उसके बदले में वे अपनों का ही प्रेम और अपनापन खो देते हैं। आज के जमाने में एक एक हाथ जमीन या एक एक बित्ता जमीन के लिए भाई भाई में झगड़े हो रहा है, अपने जो परिवार के लोग हैं उनमें दूरी आ रही है। तो इसलिए कवि का मन बहुत ही दुखी है इन सब बातों से। फिर कवि महोदय कहते हैं कि यदि हम किसी दरवाजे पर सकुचाते हुए, शर्माते हुए जाकर रुक भी गए, तो उस घर का दरवाजा हमारी स्त्री देखकर हमें भिखारी समझकर भगा देगा, या बाबा किसी और घर जाओ कहेगा। हमें घूमता देखकर यह संसार हमें याचक, याचक मतलब क्या होता है अंकित? याचक मतलब जो घर घर भटकता है। हाँ, याचक जो कुछ मांगता है। ठीक है, हम्म। तो
घूमता देखकर संसार हमें याचक भिखारी समझता है, जबकि हम तो रमते जोगी हैं। देखिए, किसी भी कविता, किसी भी पाठ का सारांश जो है ना, उसको जरूर एक दो बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर से बना पाइएगा उसको। और लिखते समय थोड़ा मात्रा जो है ना, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये सब पर ध्यान रखिएगा। तो तो इस प्रकार कवि नवीन ने कहा है कि हम अनिकेतन ही रहना चाहते हैं, क्योंकि सारा संसार ही उनका घर है। उनका अनिकेतन होना उन्हें दुनिया की मोह माया से बचाकर रखने में मदद करता है। अब कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिसका हम मीनिंग देखेंगे। हम अनिकेतन, हमारा क्या घर, क्या दर, कैसा वतन। हम अनिकेतन, अनिकेतन। तो द्विवेदी युग के कवियों में बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का विशेष स्थान एवं महत्व है। हम अनिकेतन कविता में कवि कहता है कि हम अनिकेतन है, अर्थात हमारा कोई घर घाट नहीं है, हमारा कोई अस्थाई ठिकाना नहीं है। हम तो स्वच्छंद रूप से घूमने फिरने वाले हैं, घुमक्कड़ जीवन जीने वाले रमते जोगी हैं। अतः न कोई घर, न कोई देश है। अब दूसरी पंक्ति है, अब तक इतनी यो हम अनिकेतन। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमने अब तक का अपना जीवन यूं ही घूमते फिरते निकाल दिया है, और जो शेष बचे जीवन में जीने का तरीका अब हम क्या सीख पाएंगे। बाकी बचे हुए जीवन के लिए हमें कोई नया तरीका अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब तक तो हमने जैसे जिया है, बाकी का जीवन भी हम उसी प्रकार जी लेंगे। अपने हाथों से मिट्टी कंकड़ चून कर घरौंदा बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे जीवन के ठाठ तो आज भी पीर है, जो फकीर है, वो कैसे रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, अपनी साधुगिरी में, अब फक्करगिरी में ही मस्त रहते हैं। तो हमारा जीवन तो अब संत साधुओं के समान संसार से विरक्त हो गया है। अब तीसरी पंक्ति है, देखे महल हम अनिकेतन। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अपने जीवन काल में इस संसार के महलों का वैभव, झोपड़ियों के गरीबी तथा जीवन के ऊंच नीच, सुख दुख की अनेक क्रीड़ाओं को देखा। कवि कहते हैं कि हमने अपने जीवन काल में इन सारी चीजों को देखा है, सभी चीजों का अनुभव किया है। अतः अब किसी के भी प्रति मन में कोई आकर्षण नहीं है। इस संसार में धन संग्रह के लिए संघर्षों को और ये अंकित, आपके पास इतना वो हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है क्या, मोबाइल का साउंड ये सब? नहीं तो जब क्लास चल रहा हो ना, तो थोड़ा सा एकांत में बैठने का कोशिश कीजिए, जहां पर एकांत हो ना, ताकि ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, मतलब सुनाई पड़े बढ़िया से। समझ रहे बात? तो माइक बंद कर दे रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? हाँ हाँ, आवाज सुनाई, वो क्या है ना, वो साउंड आता है ना, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, इसलिए जरा सा एकांत जहां पर हो वहां बैठ के क्लास कीजिए, तो आपके लिए ही फायदा है। ठीक है? तो शेष जीवन तो अब जो बचा हुआ है उसको हम उसी प्रकार से काट देंगे, ऐसा कवि का कहना है। तो अर्थात जीवन में इतना पैसा, एक आपने सुना होगा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये सुना है आपने अंकित? जी सर। तो कवि का भी यहाँ पर यही अभिप्राय है कि जीवन में इतना ही दीजिए, साई या भगवान हमें इतना जरूर दीजिए कि जो कोई अतिथि आए तो उनका भी सत्कार कर पाए और अपने भी ठीक से गुजर जाए। तो यही कवि का कहना है यहाँ पर।
तो सुख के लिए लोग भवन बनाते हैं, लेकिन बदले में वो क्या करते हैं, अपनों को ही खो देते हैं। अर्थात जीवन में इतना पैसा और वैभव न हो कि पिता की लाठी मन बिगड़ने पर छोटा डॉक्टर से पहले वकील को ही बुला लाए। देखिए आगे कहते हैं कि हम क्यों ईंट गारे से बने मकान की सोचकर व्यर्थ में, मतलब क्या है, अगर 2 भाई 3 भाई है तो पिताजी अगर बीमार पड़े, तो अगर पिताजी की तबीयत खराब हो गई और वो बचने वाले नहीं है या इस तरह की परिस्थिति हो गई, तो बजाय इसके कि डॉक्टर को बुलाए, वो क्या कर रहा है भाई लोग आजकल, वकील को बुला ले रहा है, झगड़ा कर रहा है कि बंटवारा कर दो भाई। तो वो जमान के कितनी अच्छी बात कही गई है। फिर कहते हैं कवि कि ठहरे अगर हम अनिक, कवि कहता है कि यदि हम किसी के दरवाजे पर भी ठहर जाएं तो हमारी स्थिति देखकर हमें भिखारी समझ अगले दरवाजे पर जाने को कह देते हैं। कवि कहता है कि हम तो पीर फकीर हैं जो संसार को देने आए हैं, परंतु लोग भिक्षु समझकर आगे बढ़ने को कह रहे हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको देखते हैं हम लोग। अनिकेतन का मतलब होता है सन्यासी या खाना बदोश जिसके पास घर न हो। वतन का मतलब देश होता है। परिपाटी का मतलब परंपरा या नियम या रीति रिवाज होता है। घरौंदा का मतलब छोटा घर। ठाठ का मतलब ठाठ बाट, समृद्धि या तड़क भड़क या सुख। हिय हिय का मतलब हृदय। बेमन का मतलब होता है बिना मन का। यही है इस कविता का जो अर्थ है। अब कुछ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है अनिकेतन से तात्पर्य है कि डैश, आप बताइएगा अंकित। पहला जो प्रश्न है, आप अनिकेतन से तात्पर्य है बेघर, राजा, व्यवसायी, पुजारी, क्या होगा? बेघर। ठीक है। हम अनिकेतन के कवि कौन है? तिवारी, बालकृष्ण शर्मा, निराला, महादेवी वर्मा। निराला। हम्म, निराला। नहीं, हम अनिकेतन के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा। हाँ तीसरा, सॉरी। अत्यधिक संग्रह से डैश, रिश्तों में विग्रह, जीवन में सुख, जीवन में दुख, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? अत्यधिक आप संग्रह, आप जैसे ही धनी बनते हैं ना, तो जो आदमी धनी, हाँ धनी बनता है ना, वो अपना रिश्ते, जो उसका रिश्ता नाता है छूटते जाता है, क्योंकि वो अलग बनाना हुआ, उसका एक क्लास हो जाता है कि नाउ आई एम रिच, रिच पर्सन। तो अभी जो गरीब है उससे दूरी बनाने लग जाता है, तो क्या होता है, रिश्तों में विग्रह हो जाता है। कवि ने यहाँ अनिकेतन को क्या कहा है? पुजारी, राजा, रमता रमता जोगी, जो। भिखा, रमता जोगी, बहता पानी। कवि ने यहाँ अनिकेतन को, वही बात है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो पाठ है हमारा, पाठ नहीं बल्कि ऐसा कह लें कि भाषा की महत्ता के बारे में, हिंदी भाषा जो है ना वो उसके बारे में बात बताया गया है। तो इसको ऐसा करें अंकित कि इसको किसी और क्लास में इसको करें, हाँ ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है उसको करें हम लोग भाषा कौशल पढ़ें। देखिए भाषा कौशल जो है ना वो आपको मतलब ग्रामर, हिंदी में जो व्याकरण कहते हैं उसको, ठीक है, व्याकरण है। तो आप जानते हैं संज्ञा किसको कहते हैं? हम्म, जी किसको कहते हैं बताइए? सर, संज्ञा नाउन हो गया। तो मतलब आपसे मैं संज्ञा पूछ रहा हूँ तो आप नाउन बता रहे हैं, और नाउन पूछूंगा तो ये तो हिंदी पूछ रहा हूँ तो आप अंग्रेजी में बता रहे हैं, वस्तु। हैं? हाँ बोलिए। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, ये सब को संज्ञा कहते हैं। या चलिए इसी स्थान हो चैप्टर गया। करते हैं, चैप्टर ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा इसको, आपको आप पढ़िएगा, आपको दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ
हम्म। हाँ। तो फास्ट पढ़िए, तो देखता हूँ आप कैसे पढ़, उसको फास्ट पढ़ना है हम लोगों को, ज्यादा स्लो में इसमें समझने लायक कुछ ऐसा है नहीं। आप पढ़िए, बस पढ़ लीजिए उसको। भाषा की महत्ता और उसके विविध रूप, पृष्ठ संख्या 20। मानव से पढ़ना है ना, मानव की। हाँ, कहाँ पर है ये? एक सेकंड, मैंने 20 निकाला हुआ है। पेज नंबर कितना है आपका? यहाँ दिख रहा है, मानव की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्य भाषा ही होता है। एक सेकंड। हाँ ठीक है, पढ़िए। भाषा कौशल पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए यही पढ़े। पढ़िए। हाँ पढ़िए। मानव की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम भाषा ही होता है। भाषा के अभाव में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है और उन विचारों को फिर समाज, समूह तथा व्यक्ति तक पहुंचाता है। प्राचीन काल हम्म। से मनुष्य अपने समाज और परिवेश से भाषा का अर्जन करते आया है, परंतु भाषा भी समाज के विकास के साथ विकसित और परिवर्तन हो रहा है। भाषा की गतिशीलता का संबंध हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक और भाषा का एक और रूप यदि स्थिर रहता है तो दूसरा रूप परिवर्तित होता रहता है। भाषा का जो रूप परिवर्तित नहीं होता उसके शब्दों का व्याकरण की भाषा में अभिकारी शब्द कहते हैं और लिंग, वचन, कारक आदि के फलस्वरूप जिन शब्दों में परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी तो शब्द ये संज्ञा। तो तो ये जो है भाषा के बारे में कहा गया है कि भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को या अपनी मन की जो भी विचार हैं उसको आप अभिव्यक्त करते हैं, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा। भाषा में शब्द नहीं रहे और उसका नियम नहीं रहे तो आप किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि विकारी, विकारी किसको कहते हैं? विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण है, जबकि अविकारी में क्रिया विशेषण। तो ये एक्चुअली ग्रामर का पोर्शन है। अब हम लोग देखते हैं विकारी में संज्ञा क्या है, पढ़ते जाइए। संज्ञा उस विकारी शब्द संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु हम्म। शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनमें धर्मों की भी सूचक है। हम्म। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो हिंदी ये व्याकरण। जो है वस्तु, एक मिनट, वस्तु के अंतर्गत प्राणी आते हैं, पदार्थ आते हैं और धर्म आते हैं, और इन्हीं के आधार पर संज्ञा का भेद किया। और संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी किसी भी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। चलिए, हिंदी व्याकरण में संज्ञा कितने भेद हैं? 5। बताइए क्या सब है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञावाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उस किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति व्यक्ति का वस्तु बोध, बोध हो। किसी एक, जैसे कोई भी एक आदमी का नाम ले लीजिए तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पढ़िए इसको। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम्म। राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। हम्म। राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का, गंगा हम्म। कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक सागर का बोध होता है। हम्म। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। हम्म। ठीक है, आ रहा है समझ में? जी। अब जातिवाचक जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जैसे मान लीजिए पहाड़, घर, गाय। गाय कहने से क्या है? अब गाय भी हो गया आपको। ठीक है। हम्म। तो मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का, गाय कहने से जर्सी गाय, देसी गाय सभी तरह का, कुत्ता कहने से सब प्रकार के कुत्ते, अल्सेशियन डॉग हो या फिर देसी डॉग हो। तो उसी तरह से जातिवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा
जिससे किसी वस्तु के गुण या धर्म या दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे लंबा, लंबाई, बुढ़ापा, जैसे बचपन हो गया, नम्रता हो गया, मिठास हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार से समूहवाचक, समूह मतलब ये होता है कि जैसे चाबी का गुच्छा है तो समूह, एक समूहवाचक जिस हम्म। संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्रकार का सभा, ग्राम सभा, दल हो गया या गिरोह हो गया। अब द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब ये होता है कि क्वांटिटेटिव नाउन, ठीक है, कि जिस संज्ञा से क्वांटिटी माने नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध इत्यादि। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। अब देखिए हिंदी में जो है सो कुल 6 प्रकार के सर्वनाम है। वो पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी स्त्री, पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में लेखक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? जी सर। निजवाचक सर्वनाम में, इसको पढ़िए निजवाचक को। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग सर्वथा अलग है। कहा यह कर्ता का बोधक है और स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। हम्म पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे सिर आंखों पर है, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा निश्चयवाचक पढ़िए। जिस अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक ना, हाँ जिस हाँ। सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह उदाहरण, पास की वस्तु के लिए यह कोई हम्म काम नहीं है, दूर की वस्तु हम्म के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह हम्म जली है। हम्म एग्जाम्पल। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो रोटी को निश्चय है, निश्चय है कि रोटी मत खाओ। क्या नहीं खाना है? ये भात नहीं खाना है ऐसा नहीं बोला है, या रोटी बोल रहा है तो रोटी के बारे में है, और उसका गुण बता रहा है क्या, कि वह जला हुआ रोटी है। तो जली अब हुई यहाँ पे। क्योंकि जली है। अब दूसरा है अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई ऐसा न हो कि कोई आएगा, जैसे कोई ऐसा ना हो कि कोई आएगा, कुछ उससे नहीं खाया, कुछ उसने कुछ नहीं खाया। तो इसमें क्या है कि कुछ निश्चय नहीं है, अनिश्चित बात है, मतलब कुछ परफेक्ट बात नहीं है, इम्परफेक्ट है। अब अगला है पांचवा संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो सो, वह कौन है? जो पड़ा रो रहा है। मतलब वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, या जो इस तरह से कहे वह कौन है जो जा रहा है, इस तरह से। तो एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध है इसमें। उसने कुछ खाया नहीं, सॉरी, वह जो न करे सो थोड़ा। नाउ प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़िए। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। उदाहरण, कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो,
तुम क्या खा रहे हैं? हम्म कभी हम्म, फिर क्रिया है सर। पढ़िए। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए। क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब, इंग्लिश में वर्ब जिसको बोलते हाँ, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि हैं। क्रिया शब्द है। अच्छा ये बताइए कि सोना, माने आप सो रहे हैं, वो क्रिया है कि नहीं? हाँ। माने सोना भी क्रिया, मतलब काम, वर्ब। हम्म। तो कोई सोना भी भी काम एक्शन है। वर्ड को वर्ब भी बोलते हैं। हम्म। अब देखिए, काम जो होता है, क्रिया जो होता है ना, एक होता है सकर्मक क्रिया, हम्म। एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है? तो आप सो रहे हैं, तो सोने से कुछ प्रोडक्टिविटी तो हो नहीं रहा है, कुछ होगा? आप नहीं। सो जाइएगा, आप तरोताजा फील होइएगा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? आप कंपनी में जाकर के सो जाइएगा, तो उससे कंपनी को कुछ फायदा होगा? होगा क्या? नहीं सर। लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। पढ़िए, अब क्या है इसमें आएगा, पढ़िए, क्रिया पढ़िए। जिस क्रिया शब्द से विकारात्मक है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद हम्म, के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह कि जिन मूल शब्दों से क्रियाएं बनती हैं हम्म, उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण, पढ़ना क्रिया को ले, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा है। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। हम्म। इसी प्रकार खाना पढ़ धातु, पढ़ क्या हो गया? धातु है, उसमें धातु ना लगा दिया तो तो पढ़ना वर्ब हो वर्ब। गया। हाँ। इसी प्रकार खाना क्रिया हम्म, धातु हम्म, ना प्रत्यय लगाने से बनी है। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु है, ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे हम्म, चलना, चलना, देखना, देखना। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। रचना की हम्म, दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं, सकर्मक हम्म। और अकर्मक। पढ़िए सकर्मक। देखिए, मैं सकर्मक इसलिए आपको पढ़वा रहा हूँ कि पढ़िएगा तो आप तो को फिर अभ्यास मैं हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? याद रहे, याद समझ हो जाएगा अच्छे से। समझ आ जाएगा, और याद रहेगा। और ये वीडियो आप देखते हैं कि नहीं, यूट्यूब में? हम्म। कॉलेज का जो यूट्यूब है, जो JITS कॉलेज, वो देखते हाँ, हैं? 55 सब्सक्राइबर है इसमें। तो उसमें आप पढ़े हैं, आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपका आवाज में ये पढ़ाई हो रहा है, उसको सुनाइए। ठीक है? चलिए पढ़िए आगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हम्म, हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस हम्म, क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता कर्ता से हो और जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण, श्याम आम खाता है। इस हम्म, वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्ता रूप में संबंध है। प्रश्न है, क्या खाता है? उत्तर है आम। इस तरह आम का अब सीधा देखिए, सुन सुन लीजिए, अब क्या है? राम आम खाता है, तो हम्म। राम कुछ न कुछ बाहर से ला करके खा रहा है, हम्म। खा रहा है ना जी। लेकिन अगर मान लीजिए कि राम सोता है, हम्म। तो राम किसी दूसरा का नींद तो नहीं सो रहा है, वो तो अपना ही नींद सो रहा है ना, अपने शरीर से सो रहा है। लेकिन अगर वो आम खा रहा है, आप अंतर समझिए यहाँ पर। जी। आम खा रहा है तो बाहर से लाया है फल, या अमरूद खा रहा है तो बाहर का चीज को मुंह में लेके खा रहा है, चबा रहा है। लेकिन अगर सो रहा है, आंख बंद कर लिया, बस खुद खुद का सोना सो रहा है, तो हो हम्म। जाएगा अकर्मक, और ये हो गया सकर्मक। आया समझ सकर्मक। में? अब जो बचा है जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए उसको। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी हम्म, कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यह गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। हम्म। जैसे वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता होगा?
पत्र तो नहीं पढ़ता होगा, जरूर से पुस्तक ही पढ़ रहा है। हाँ, वह गाता है तो क्या गाता है, कोई ना कोई गाना गा रहा है, ठीक है। तो लेकिन गाता है मतलब वह गाता है का मतलब ही हुआ कि गाना गाता है, या और कुछ गाली कोई गा सकता है, नहीं। गाना ही गाता होगा। हाँ। हम्म, हम्म। चलिए, आजकल आप लोग रैप में वो सब भी करते होंगे, पता नहीं। ठीक है, चलिए अकर्मक क्रिया हाँ, पढ़िए। होता है सर, रैप कल्चर है ना, उसमें उसमें बहुत हाँ स्लैंग होता है। रैप कल्चर जो होता है ना, जो हाँ इस करना, उसमें पूरा हाँ, या गाली वाली सब होता है। तो वही तो बोल रहे, गाली भी आजकल गाया जाता है, ये सब नया हाँ। स्टाइल है गाने का। चलिए अकर्मक क्रिया पढ़िए। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार, सॉरी, व्यापार और फल करता पर वो हम्म। अकर्मक कहलाती है। हम्म, अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता। क्रिया का हम्म, व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़े करता पर ही पड़ता है। ठीक है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया कर्मक है। श्याम करता है, हम्म, सोना की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया कर्मक है। है ना। वो सोएगा तो ऐसा थोड़ी कि किसी दूसरे को फायदा हो जाएगा, आप सोइएगा तो आप ही को ना फायदा होगा। जी। अब इसका पहचान देख लीजिए क्या है, फटाफट पढ़िए पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके याद हो जाएगा आपको। चलिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान इस प्रकार से है कि क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। क्या बात है ये, क्या, किसे और किसको, यह प्रश्न करने से जब कुछ उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। जैसे जैसे उसका सिर खुजलाता है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसका सिर खुजलाता है, क्या वो दूसरे का है, तो किस उसका सिर, तो उस ये हो गया सकर्मक, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। अब सकर्मक में क्या है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो अपना कर समझ रहा रहे हूँ। बात, अपना कर रहा है। सकर्मक में मैं घड़ा भरता हूँ, ये क्या भर रहा है, क्या 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 का आंसर मिल रहा है ना, क्या भरता हूँ, घड़ा भरता हूँ। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है। मान लीजिए कि कोई अगर अमावट खा रहा हो तो जी ललचाता है कि नहीं, जी। या कुछ ऐसा अचार खा रहा हो तो जी ललचाता है। तो हाँ, तो ये चीजें तुम्हारी, तो तुम्हारी जी ललचाती है किस चीज के लिए, तो ये चीजें, तो ये है, तो इसलिए सकर्मक हो गया। अब अकर्मक देख लीजिए, तुम्हारा जी ललचाता है, अब तुम्हारा ही ललचाता है वो, तुमको किसी और से अलग नहीं किया जा सकता है ललचाने से। उस सकर्मक के केस में क्या था कि कुछ चीज था जिसको देख करके तुम ललचाते थे। जबकि अकर्मक में जैसे हड्डी देख करके कुत्ता ललचाएगा कि नहीं, तो अभी कुत्ता स्वयं ललचाता नहीं है, बल्कि वो हड्डी देख करके, हड्डी कारण बना उसका ललचाने का। लेकिन तुम्हारा जी ललचाता है, मतलब तुम खुद ही ललचा रहे हो। अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अब ये घड़ा भर रहा है, किससे भर रहा है, एक एक बूंद पानी से। तो ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए समझ में आया ना अंतर। जी। चलिए विशेषण पढ़िए तो। जो विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी हम्म। विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है, विशेष कहलाता है। दूसरे हम्म। शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या हम्म। सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका अर्थ हम्म। यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे हम्म। संज्ञा से घोड़ा, संज्ञा से हम्म। घोड़ा नदी के सभी प्राणियों को का बोध करता है। हम्म। पर ये आवाज इतना, एक मिनट अंकित, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है, बहुत ज्यादा गाड़ी साउंड। गाड़ी से होता है। ठीक है, चलिए बोलिए। और का, काला, हाँ बोलिए। हाँ, होता है। पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़े का नहीं। यहाँ काला विशेषण विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्यक्ति क्या क्या यहाँ विपरीत व्याप्ति, व्याप्ति व्यक्ति सीमित हो गई है, हो गई व्याप्ति। है। अब मतलब हो गया तो और उसका घोड़ा हो गया, उसका व्याप्ति संज्ञा कहला गया वो। अब काला कुत्ता बोलेंगे तो काले, काला जो कुत्ता है उसी का बोध विशेषण। होगा, सफेद सफेद या भूरा कुत्ता का नहीं होगा। तो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण के चार भेद होते हैं।
ठीक है। तो वो कौन कौन, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक एंड परिणामवाचक। अब ऐसा समझ लीजिए कि सार्वनामिक विशेषण वो होता है जिसमें कि पुरुषवाचक और निजवाचक के सिवा अन्य सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर कौन, मान लीजिए 4 नौकर है तो उसमें से एक नौकर नहीं आया तो बोलेंगे वह नौकर, वह यूज किया गया है नौकर के लिए, ठीक है, तो नहीं आया। यह घोड़ा अच्छा है, कौन सा घोड़ा अच्छा है, यह वाला अच्छा है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसमें सार्वनामिक, सर्वनाम यूज हो रहा है ना जी, वह और यह, ये सर्वनाम हो गया। अब मौलिक सर्व, इसको इसका भी देखिए जो है दो भेद है। सार्वनामिक विशेषण का दो भेद है। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो कि बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का इत्यादि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनाम हैं, ऐसा आदमी, कैसा। वाचक जो आवाज कट विशेषण रहा है, है। अभी आ रहा हम्म। है, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा या स्वभाव पता चलता हो, गुण, ठीक है, तो उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब जैसे मान लीजिए दैट दैट गर्ल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब ब्यूटीफुल क्या है इसमें, ये गुण विशेषण बताता है, वो है ना, मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर है। रोज स्मेल्स वेरी गुड, वेरी गुड अगर कह लें तो क्या है, स्मेल करता है, स्मेल उसका विशेषता कर रहा है, और वेरी गुड भी एक विशेषता है। अब देखिए ये गुण हो गया। अब दूसरा है संख्यावाचक, तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, इसमें कुछ ना कुछ संख्या बताया जा रहा है, समझ रहे हैं आप, तो जिस वजह से संख्या, इसको अब परिणाम बोधक किसको कहते हैं, पढ़िए। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिणामवाचक बोधक, परिणाम बोधक कहलाता हम्म है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध करता है, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, घी लाओ इत्यादि। यहाँ यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिणाम बोधक विशेषण के दो भेद है। हम्म। तो निश्चय, निश्चित, निश्चित निश्चित परिणाम। दो शेर घी, शेर मतलब जानते हैं क्या होता है, दो शेर घी, मतलब शेर मतलब क्या दो शेर घी कहाँ लिखा है? है, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण में लिखा है दो शेर घी, उसका मतलब दूध क्या है, होता शेर है, भर नहीं, दूध है। शेर मतलब क्या हुआ। शेर मतलब, हम्म। शेर मतलब वो जो कटोरी होता है, वो इसको क्या उसको बोलते हैं? पहले के जमाने में जो है ना शेर चलता था, पाव होता था एक, अभी पाव तो अभी भी बोलते हैं लोग, पाव हो हाँ। गया, शेर हो गया, तो शेर मतलब 1 किलो के बराबर मोटा मोटी समझ लीजिए, उस शेर उसी को कहा जाता था, ठीक है। तो दो शेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, तो ये सब क्या है, चार संख्यावाचक निश्चित संख्या है। परंतु अनिश्चित संख्या में बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है कि कितना कितना आनंद आया, तो पूरा आनंद आया, ये कोई ये कोई बात नहीं हुआ, और इस तरह से किसी प्रकार का निश्चितता का अभाव है इसमें। आगे पढ़िए, इस चैप्टर में थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसको खत्म कर लेंगे हम लोग। अविकारी शब्द पढ़िए। विकारी शब्द, अविकारी, विकारी शब्दों के बाद अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, उतना, जितना, तुम वहां, नीचे यहाँ, कीजिए मैम। धीरे धीरे। पेज नंबर 28।
हाँ हाँ, वो सही रुकी। अब क्रिया विशेषण का मुख्यतः 4 भेद हैं, चारों भेदों को पढ़िए आप। परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। पढ़िए। परिणामवाचक, परिमाणवाचक, बहुत, अति, थोड़ा, किंचित, केवल, यथेष्ट, इतना आदि। हम्म। रीतिवाचक, ऐसे, वैसे, कैसे, सही, नहीं, थोड़ा, बहुत, कम आदि। स्थानवाचक, भीतर, आराम से आराम से आराम से, आप ही को समझना है, थोड़ा आराम से, हाँ ज्यादा नहीं है। भीतर, ऊपर, तो कहाँ, अभी यहाँ, देखिए नीचे। कहीं। कालवाचक, क्रिया के हम्म। समय का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कल, जब, प्रतिदिन आदि। संबंध बोधक। ये सब भी पढ़े। रुकिए हम पढ़ देते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? हम्म। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाते हैं अथवा जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पास, तक, बिना, पहले, अनुसार आदि। इसके प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 प्रकार हैं। संबंध आवाज संबंध थोड़ा सा। बोधक। आवाज क्यों कट जाता है भाई? अभी आ रही है आवाज? अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। अभी तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। जैसे यदि, या, और, क्यों, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, अथवा इत्यादि। समुच्चय बोधक अव्यय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विकल्प सूचक। जो समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अर्थ में आए उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और, एवं। जो समुच्चय बोधक अव्यय भेद प्रकट करने के अर्थ में प्रयुक्त हों उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे परंतु, मगर, वरन, बल्कि, क्योंकि। विकल्प सूचक, जो समुच्चय बोधक अव्यय विकल्प का बोध कराएं उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे या, अथवा, या, न की। अब देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो पता होगा आपको, जी सर। क्या होता है बताइए तो। विस्मयादि बोधक जिन अवयवों से आश्चर्य, हर्ष, भय, तिरस्कार, शोक, दुख, क्रोध आदि भाव का प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे ओ, व आदि किसी विस्मयादिक को अव। किसी को शाबाशी देना, किसी के लिए दुख प्रकट करना, या किसी के लिए शोक प्रकट करना, ये सब सारा कुछ आता है विस्मयादि बोधक में आता है। क्वेश्चन मार्क भी आता है विस्मयादि बोधक में। तो इसके जो प्रकार हैं क्या सब हैं? अव्यय, आश्चर्य बोधक, शोक या दुख सूचक, आनंद बोधक, विवशता बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक, भय बोधक आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये सब सारा है ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, नीचे आ जाइए पेज नंबर 30 में। हम्म। राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्ति। समुचक, द्रव्यवाचक? वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 4 भेद, 6 भेद, 8 भेद? सर्वनाम के 4 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। छह। तो पढ़े थे ना हम लोग, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, अच्छा। संख्यावाचक। हाँ। अच्छा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूपक शब्द, इनमें से कोई नहीं, उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। हाँ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्रिया, क्या कहते हैं? क्रिया से हाँ, उसे और क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये बताइए। रचना, रचना भी। हाँ, दो भेद होते हैं ना, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अभी पढ़ाई की है ना। हाँ, उपरोक्त में से विस्मयादि बोधक क्या है? देखिए, वाह, क्या, क्यों, अथवा, इसमें से कौन सा है? वाह सर अभी जस्ट कर देते। वाह। तो इस प्रकार से ये वाह हाँ, हाँ, ये हमने, तो समझ में आ रहा है आपको? जी। पढ़ाई समझ में आ रहा है? हम्म। अच्छा। तो अभी और भी क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है। और क्या, इंग्लिश भी है? हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ सर। अच्छा। तो ये हमने पढ़ा है। इसके आगे जो है नेक्स्ट, आज कंटिन्यू करें क्या 2 घंटे का क्लास? सर अब थोड़ा सा ट्यूशन जाएंगे हम दूसरा। ट्यूशन? हाँ 6 साढ़े 6 मतलब वही क्लासेस हैं म्यूजिक क्लास। देखिए, करुणा निबंध आप पढ़ के रखिएगा, नंबर 1। और एक चैप्टर जो हमने स्किप किया पीछे है छोड़े उसको, उसको। उसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। मैं आपको कुछ भी पूछूंगा, मैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं बोलूंगा एक्सप्लेन करिए क्या लिखा है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है करुणा, एक करुणा भी पढ़ के रखिएगा, ठीक है।